Hey everyone, this is Palchin Yadav and you are watching Science with Palchin. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about separation techniques. In the chapter is matter around us pure. So guys, basically ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. Number one, जिसमें we are discussing the quiz that I gave you in the previous video in quick 5 minutes. That is a quick revision also. Then we will be going to the second topic, that is the separation techniques, जिसमें आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में. होमोजीनियस मिक्सचर्स की सेपरेशन टेक्निक्स मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्क्लेमर इज नंबर 1, do watch the video till the end to understand this topic and do attend the quiz to master this topic. Number 2, अगर आपको बिना रटे बिना टेंशन लिए साइंस को बहुत अच्छे से समझना है, चीज़ों को अच्छे से आसानी से याद करना है, then you must subscribe to the channel. So without wasting your time, let's get started. So everyone, now let's get started with our quiz. तो ये क्विज़ मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दिया था. सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या राइट आंसर्स हैं इस क्विज़ के. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू यू वाज, आपसे पूछा गया था कि क्या होता है एक प्योर सब्सटेंस. मैंने कल जो लास्ट वीडियो आपको कराया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हम समझते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता. बट एक्चुअली में केमिस्ट्री और साइंस में प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन वो है जिनमें कि एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? द प्योर सब्सटेंसेस आर द वंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. राइट, तो आपके पास 3 ऑप्शन थे जिसमें से सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वो हमें बोलता है कि क्या बोलता है सेकेंड ऑप्शन, कि प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर टू दैट क्वेश्चन. फिर हमारा क्वेश्चन है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं. मैंने कल आपको प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस पढ़ाया था. प्योर सब्सटेंसेस हमने बोला जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हैं. राइट, तो फिर आपने ही ये बोला था कि अगर प्योर ऐसा है तो इम्प्योर तो वो ही होंगे जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल से मिलके बने हों, है ना. तो हमने वही बोला कि जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स से मिलके एक सब्सटेंस बनता है वो इम्प्योर होता है, और उसी इम्प्योर सब्सटेंस को हमने नाम दिया है मिक्सचर्स. तो गाइस, मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स वो हैं दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स. अब यहाँ 3 ऑप्शन थे जिसमें कि पहला था मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स. तो मैनी पार्टिकल्स का मतलब है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने. तो हाँ, वो बहुत सारे पार्टिकल से तो मिलके बना है, लेकिन बहुत सारे अलग तरह के पार्टिकल से मिलके बना है. सो दिस इज़ द आंसर, द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स. और फिर नीचे मैंने दिया है एटम. तो ऐसा नहीं है, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और पार्टिकल एक बहुत सारे एटम से बनता है और बहुत सारे पार्टिकल से मैटर बनता है. तो पार्टिकल्स डिफरेंट होने चाहिए. समझ में आया? फिर मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमो. कल की स्लाइड में हमने हर चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड करके ईजी करके पढ़ा था ना. तो हमने होमो का मतलब समझा था कि वो होता है सेम, और होमोजीनियस वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें सेम कॉम्पोजिशन होता है, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चीज़ सेम अमाउंट में प्रेजेंट होती है. येस्टरडे वी स्टडीड अबाउट इट. फिर हमने सॉल्यूशन पढ़ा था. सॉल्यूशन में हमने क्या सीखा था कि सॉल्यूशन वही चीज़ें बनाती हैं जो एक दूसरे में घुल जाती हैं. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट. तो यानी कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स थे. सॉल्यूशन बनता कैसे है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप 1 ग्लास पानी लो, 1 टेबल स्पून शुगर लो, इन दोनों चीज़ों के मिलाओगे तो एक नई चीज़ बनेगी जिसको हम शक्कर वाला पानी बोलते हैं. उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. तो कितनी चीज़ों से बना ये सॉल्यूशन? 2 चीज़ें, एक वाटर, एक शुगर. वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूट कम अमाउंट में है तो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं. ठीक है, शुगर को. तो व्हाट वी नीड टू मेक अ सॉल्यूशन, क्या क्या होता है एक सॉल्यूशन में? एक सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट.
ओके गाइस, फिर हमने बात की थी सस्पेंशन की। हमने सॉल्यूशन समझा था, उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हमने सस्पेंशन समझा था। सस्पेंशन की खासियत क्या है कि इसमें जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हो तो दोनों चीज़ें आपस में डिज़ोल्व नहीं होती। आप पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं साइज़ में, क्यों आप उनको अपनी आँखों से देख सकते हो। फिर हमने ये पढ़ा था सस्पेंशन में कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े हैं साइज़ में, तो अगर आप बीम ऑफ लाइट डालोगे तो वो लाइट का पाथ भी आपको दिखेगा। फिर थोड़ी देर के लिए अगर अनडिस्टर्ब रख दोगे तो वो पार्टिकल सेटल डाउन भी हो जाएंगे। दैट वी स्टडीड अबाउट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और पहले पूछा है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते कैसे हैं। सबसे पहली बात, छोटे होते हैं, तो नहीं, वो छोटे नहीं होते, क्योंकि अगर छोटे होते तो हम उनको देख ही नहीं पाते। दूसरा, क्या हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं? येस, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बिग इन साइज होते हैं एंड वी कैन सी देम फ्रॉम आवर आइज। डिफरेंट कलर के होते हैं, एक्सेल साइज के होते हैं, ये सारी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमने पढ़ा सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन के बाद हमने एक और टर्म पढ़ा था जिसका नाम था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अटेंड की है तो आपको पता है कि हमने इसको वाटर और शुगर के एग्जाम्पल से पढ़ा था कि अगर मैं आपको 1 गिलास पानी दूँ और उसमें 8 चम्मच शक्कर डाल दूँ और वो पूरी घुल जाए, अब इस 8 चम्मच शक्कर के बाद एक और चम्मच शक्कर डालोगे तो वो घुलेगी नहीं। तो वो जो 8 चम्मच से घुला हुआ पानी बना था ना, उसी को हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला था। What is a saturated solution? गाइस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप इतना सॉल्यूट डाल चुके हो जितना कि वो सॉल्यूशन अपने अंदर मिक्स कर सकता था। मतलब इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डाला है जितना वो कैपेबल था अपने अंदर डिज़ोल्व करने के। उसके बाद आपने कुछ भी डालोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, राइट? तो यही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन वी टॉक अबाउट टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या है? ये मैंने ये बड़ा नहीं होगा ना। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, फिर मैंने एग्जाम्पल वगैरह लिख दिया है जो कि ठीक है, कोई नहीं। तो स्कैटरिंग ऑफ एक्सक्यूज मी, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट मतलब आप किसी सॉल्यूशन में से एक लाइट को पास करोगे तो उसके लाइट का जो रे है वो पार्टिकल्स से टकराएगा। टकराने की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, यानी कि आपको वो पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में विजिबली दिखेंगे। उसी फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़, मैंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टिंडल इफेक्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर एक बहुत अंधेरा डार्क रूम है आपका, और उसमें एक छोटी सी खिड़की से लाइट एंटर कर रही है। एक डार्क रूम में छोटी सी खिड़की से लाइट एंटर कर रही है। आप देखना, उस लाइट एंटर जैसे ही करेगी तो वो पूरी लाइट में आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, पूरी लाइट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो लाइट एंटर की ना गाइस, तो उसके लाइट के जो रे है वो पार्टिकल से टकराई, स्कैटरिंग हुई और वो पार्टिकल आपको विजिबल दिखने लगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या था वो? कोलॉइडल पढ़ा हमने, सस्पेंशन पढ़ा हमने, सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन के बहुत बड़े होते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में? सस्पेंशन के कंपैरिजन में। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कोलॉइडल और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। जस्ट गो बैक टू द लास्ट वीडियो गाइज, हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, हमने हर एक चीज़ को डिवाइड कर करके अच्छे से पढ़ा है, सो दैट अभी हम इसको ब्रीफली रिवाइज भी कर रहे हैं, आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नाउ इफ़ यू रिमेंबर द आंसर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में ये है कि वो उनका साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन के पार्टिकल। बाकी बड़े नहीं होते, छोटे नहीं होते, मीडियम साइज़ नहीं होते। हमारी एनसीईआरटी में यही लिखा है कि उनका साइज़ सस्पेंशन वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में छोटा है।
सो एवरीवन, कल के वीडियो में हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था, उसके 3 वेरियस टर्म्स पढ़े थे। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि यार इस पैटर्न को आप ध्यान में रखना और फिर कोई भी चीज़ लिख के आए, मास बाय मास लिख के आए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख के आए, मास बाय वॉल्यूम टर्म लिख के आए, आपको खुद ऐसे चुटकी में फॉर्मूला बनाते बनेगा, राइट। सो नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, कुछ नहीं करना है, पैटर्न याद करो। पैटर्न क्या था? डैश ऑफ सॉल्यूट अपॉन डैश ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डैश में आपको क्या भरना है? पहले वाले डैश में सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है? मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद भी लिखा है मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बन गया फॉर्मूला। देखो क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट आता है, मास ऑफ सॉल्यूट, फिर नीचे डिवाइड करके आता है मास ऑफ क्या आता है? सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दिस इज़ द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। ऐसे आपको करना था। अब मुझे इसको सबमिट करने के लिए एक डेट डालनी पड़ेगी, अपना नाम, माय नेम इज़ पलचन यादव, in case you don't know. So let's get to submit. It's not submitting or what? I think there is a problem, there should be a number, but नहीं, इसका आंसर नंबर नहीं है, इसका आंसर यही है। चलो मैं अभी एक नंबर डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आंसर ये नहीं है। क्या पता इसका अलग तरीके से हुआ हो। ये देखिए, द फर्स्ट आंसर वॉज करेक्ट, द सेकेंड वॉज करेक्ट, द थर्ड वॉज करेक्ट, फोर्थ वॉज करेक्ट, फिर सही है। सैचुरेशन का मैंने आंसर खुद ही से नहीं डाला, क्योंकि डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। टिंडल इफेक्ट की भी नहीं डाली थी, जो अपने वर्ड्स में लिखेगा उसकी फिर गलत हो जाएगी, इसलिए। कोलॉइडल सही है। देखो करेक्ट आंसर मैं लिखी हुई हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे ना, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिक पैटर्न हो गया होगा। मैं इस चीज़ को चेंज करके लिंक चेंज कर दूँगी अगर कर पाई तो, नहीं तो गाइज यू नो द राइट आंसर इज़ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये पैटर्न में कुछ दिक्कत है इनके फॉर्म में, बाकी एवरीथिंग इज़ वेल। ओके, सो दिस वॉज द क्विज। आई होप आपका रिवाइज अच्छे से हो गया हो, एंड आई होप आपने बहुत सारे आंसर्स करेक्ट मार्क किए होंगे। So this guys, let's move to our topic, that is the separation वाला part जो आज हम पढ़ने वाले हैं, which is very important for the video and for exams also. Let's get started. So guys, now let's start with the separating techniques of the compounds of mixtures. तो जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो यू कैन सिंपली से कि मैम जो चीज़ें डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं उन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं। और हमने हमारी लास्ट वीडियो में समझा था कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, जितनी भी हमारे आसपास हम चीज़ें देख रहे हैं, चाहे फिर वो दूध हो, चाहे फिर वो हमारी एयर हो, चाहे वो हमारे कपड़े हों या फिर हमारे फूड आइटम्स, दे ऑल आर मिक्सचर्स। हर एक चीज़ हमारे आसपास मोस्टली डिफरेंट तरह के पार्टिकल से मिलके बनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो आपको कभी प्योर सब्सटेंस चाहिए, तो क्योंकि आपके आसपास हर एक चीज़ डिफरेंट मिक्सचर्स से बनी है, तो प्योर कंपोनेंट्स तो अवेलेबल ही नहीं होंगे। सो गाइस, इसलिए वी हैव इंट्रोड्यूस सम टेक्निक्स, और हमने कुछ टेक्निक्स खोजी हैं और सेपरेटिंग टेक्निक्स को नाम दिया है, जिससे अगर कभी आपको प्योर सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके मिक्सचर्स में से प्योर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। कल के वीडियो में हमने मिक्सचर्स, फिर मिक्सचर्स के टाइप भी पढ़े थे। क्या थे वो 2 टाइप? सबसे पहले आते थे होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स मतलब जिनमें कोई बाउंड्री नहीं और जिनके पार्टिकल एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते थे, राइट। उनमें आप थ्रू आउट देखते थे, जैसे शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनता था वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है।
आप नीचे से ऊपर तक देखते हो कि हर एक चीज़ सेम पैटर्न में है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि शुगर अलग है, वाटर अलग है, राइट। तो ये थे होमोजीनियस मिक्सचर टाइप 1। अब टाइप 2 था हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जिनमें हमने देखा जैसे सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर, सैंड अलग दिखती थी, वाटर अलग दिखता था, तो सेपरेशन बाउंड्रीज दिखती थी। सैंड और वाटर एक दूसरे में डिज़ोल्व ही नहीं होते थे, यानी कि ये मिक्सचर्स एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते। सो गाइज, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मतलब जिनमें हम बाउंड्री देख सकते हैं और जिनमें चीज़ें एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होती। तो आपके एनसीईआरटी में हर एक टेक्निक में क्वेश्चन लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को समझेंगे, उससे टेक्निक को समझेंगे और फिर उसके प्रिंसिपल को याद करेंगे, ठीक है। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको कभी आपके मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है, दूध में से आपको मलाई निकालनी है, सेपरेट आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे? सिंपली सोचो। देखो, कुछ लोगों को आइडिया आएगा कि यार देखो, दूध है और मलाई है, तो दूध और मलाई को तो हम हमारी जो छन्नी होती है या फिल्टर पेपर होता है उससे भी सेपरेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप दूध और मलाई को छन्नी लगा दो और कर दो सेपरेट, जो मलाई होगी वो ऊपर छन्नी में हो जाएगी, हो गया सेपरेशन, फिल्ट्रेशन कर दो। लेकिन गाइस, कई बार क्या होता है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, ट्राई करके भी देखना, मलाई थोड़ी बहुत तो आपकी छन्नी में आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी वो दूध में भी वापस चली जाती है। बहुत सारी जो क्रीम होती है वो फिल्टर पार्टिकल्स को या फिर फिल्टर की होल्स को पास करके वापस दूध में चली जाती है। इसलिए यहाँ पे भी वही लिखा है कि बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में ऐसे होते हैं जो कि फ़िल्टर पेपर को भी पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन से ये सेपरेशन नहीं हो सकता। यानी कि आप दूध और मलाई को फ़िल्टर करके एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि फिर हम कैसे सेपरेट करें, कौन सी वो टेक्निक है जो इसका सेपरेशन कर सकती है? तो उस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो द मेथड यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क एंड क्रीम द मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब समझते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 याद रखो कि एक मेथड ऑफ सेपरेशन है जिससे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दूध और मलाई एक दूसरे में घुलती नहीं है। नंबर 1, आप दूध और मलाई में सेपरेशन देख सकते हो। आप अपने घर में भी दूध और मलाई देखोगे तो आपको समझ में आएगा मलाई क्या है और दूध क्या है। तो हम यहाँ एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर के सेपरेशन की बात कर रहे हैं। कौन से मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। अब समझते हैं कि ये मेथड क्या होता है। मेथड कुछ नहीं है, मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ। अगर आपको दूध को और मलाई को सेपरेट करना है तो आप एक काम करो, उस दूध को आप अपने घर की मिक्सी में डाल दो और फिर फुल स्पीड में मिक्सी को चलाओ, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो दूध है वो नीचे आ गया है और जो मलाई है वो टॉप लेयर फॉर्म कर रही है। अब आप उस मलाई को एक स्पून से भी रिमूव आउट कर सकते हो, ठीक है। यही मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। टेक सम मिल्क एंड सेंट्रीफ्यूगेट इट इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन जैसे मिक्सी, ऐसी कोई मशीन जो गोल गोल घूमती हो बहुत तेज़ी से, या फिर आप एक ग्लास दूध को लो और चम्मच से ही उसको बहुत ज़्यादा से घुमाओ, बहुत स्पीड में। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि क्रीम जो है वो अपर सरफेस पे है और जो आपका मिल्क है वो बॉटम लेयर है, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल यही कहता है, प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल, दूध के पार्टिकल डेंसर हैं और जो आपकी क्रीम होती है वो लाइट इन वेट होती है। तो जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस की लेयर बनाते हैं। एंड द लाइट पार्टिकल स्टे एट द टॉप।
ठीक है, व्हेन स्पून रैपिडली, बहुत तेज़ी से जब आप उन चीज़ों को घुमाओ, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मिल्क को क्रीम में से सेपरेट करो, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आपको आंसर में लिखना है द मेथड यूज टू सेपरेट मिल्क एंड क्रीम इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ दैट, ये पूरी लाइन, द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। पूरा तरीका, अगर बहुत बड़ा 5 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर आप सब कुछ लिखना कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, फिर उसका मेथड में आप ये लिखना कि आप मिल्क लो, उसको सेंट्रीफ्यूगेट करो, फिर उस मशीन में घुमाओ, है ना, फिर आप प्रिंसिपल लिखना। लेकिन कम मार्क के लिए है तो आप प्रिंसिपल और मेथड का नाम उतना ही लिखना। ओके गाइज, नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। उससे पहले समझ लो कि ये जो मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक तो आप क्रीम और मिल्क को अलग कर सकते हो। दूसरा, कभी भी आप देखना लैब्स में जो यूरिन टेस्ट होता है वो इसी तरीके से होता है। यूरिन में से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं या आपको कोई इन्फेक्शन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको सेंट्रीफ्यूगेट ही करते हैं उस सॉल्यूशन को, फिर वो समझ में आता है कि इनको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर कभी देखना जो आपके घर में वॉशिंग मशीन है, जो ड्रायर है, ड्रायर क्या काम करता है, गीले कपड़ों को आप ड्रायर में डाल दोगे तो वो सूख जाते हैं क्योंकि उनको इतनी तेज़ी से आपने घुमाया है कि वो पानी और क्लोथ को अलग कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड 1। अब हम समझेंगे दूसरा मेथड। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको 2 इमिसिबल लिक्विड्स दूँ, इमिसिबल लिक्विड्स क्या हो सकते हैं, पानी और तेल। इमिसिबल वर्ड का क्या मतलब है, इमिसिबल वर्ड का मतलब है वो चीज़ें जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होती, वो चीज़ें जो एक दूसरे में घुलती नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे 2 मिक्सचर्स हैं, जैसे पानी है और तेल है, इन दोनों को आपने मिला दिया है और अब मैं आपसे बोलूँ कि पानी और तेल को अलग करके दिखाओ, फिर आप सोचोगे एक काम करते हैं छन्नी से करते हैं, लेकिन भाई ये चीज़ छन्नी से तो नहीं हो सकती, छन्नी से में से तो तेल भी पास कर जाएगा और वाटर भी पास कर जाएगा। तो देयर इज़ नो सच मेथड यूज्ड इन दिस प्रोसेस एज फिल्ट्रेशन। अब कौन सा तरीका होगा जिससे हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? सो गाइस, उस तरीके का नाम है सेपरेटिंग फनल। अच्छा, ये क्या होता है, कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। आप देखो, ये इस पूरे डायग्राम को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसमें हमने तेल और पानी वाला मिक्सचर पहले ही डाल दिया है और ये जो आप नीचे कॉर्क देख रहे हो उसका नाम है स्टॉप कॉर्क, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको इस डायग्राम से ही बताती हूँ। हम ये जैसे आपने पानी और तेल का मिक्सचर इसमें डाला, हम कुछ 5-10 मिनट इसको अनडिस्टर्ब, बिना छुए, बिना तंग किए रख देते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि पानी और ऑयल की डेंसिटी अलग अलग है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है, तो क्या होता है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बॉटम लेयर बनाता है, ऑयल की कम है तो वो अपर सरफेस वाली लेयर बनाती है। तो ये दोनों अलग अलग लेयर फॉर्म कर लेते हैं, पानी अलग लेयर फॉर्म कर लेता है और ऑयल अलग लेयर फॉर्म कर लेता है। क्यों अलग लेयर फॉर्म किए? क्योंकि उन दोनों की अलग अलग डेंसिटी थी, ठीक है। अब हम सिर्फ सिंपली ये करेंगे कि जब ये लेयर फॉर्म हो गई हैं, हम ये जो स्टॉप कॉर्क है उसको ओपन करेंगे और आराम से पूरा पानी उसमें से निकाल लेंगे और जैसे ही ऑयल की लेयर आने लगेगी स्टॉप कॉर्क के पास, हम उसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पानी अलग हो जाएगा और आपका ऑयल भी अलग हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फनल। ओके, अब इसमें समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो समझ में आ गया, लेकिन अभी बचा इसका प्रिंसिपल। ये मेथड मैंने पूरा वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल बोलता है जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स माने जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते, उन लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर। वो लिक्विड्स क्या करते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं लेयर्स में। दोनों लिक्विड अलग अलग लेयर बना लेते हैं क्योंकि उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है।
और वो लेयर जिसकी ज़्यादा डेंसिटी वो नीचे वाली लेयर बनाता है, जिसकी कम डेंसिटी वो अपर लेयर बनाता है। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके एक लेयर को दूसरी से अलग कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल में आपको ये लाइन ही लिखनी है, प्रिंसिपल इज़ दैट the immiscible liquid separate out in layers depending on their densities. ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ें, ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 तो ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नंबर 2 है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जो आप मिट्टी में से या जो आप अर्थ में से माइनिंग करके ओर निकालते हो, अगर आपको उसमें से आयरन को अलग करना है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो गंदगी लगी रहती है उसको हम सेपरेटिंग फनल के मेथड से हटा सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन नहीं है, ये एक मेथड ही है जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है गाइस, इसमें कुछ नहीं है। हम आयरन और कॉपर का एक मिक्सचर लेंगे। आयरन हमने क्यों लिया है, क्योंकि आयरन जो है ना, इन मेथड्स में एक ऐसी चीज़ होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो हमने एक ऐसा सब्सटेंस होता है इस मेथड में जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सके, नंबर 1। और दूसरा ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, तो हमने ऐसा एक मिक्सचर ले लिया। Since iron is attracted by the magnet, so then by just putting the magnet above the solution, it will attract all the iron and separate it from copper. यहाँ मैंने copper लिख दिया है, that is my mistake, but यहाँ पे आएगा magnet, okay? तो यहाँ मैं सिर्फ M लिख देती हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, है ना। तो सिंस क्योंकि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो ऐसा कुछ होगा। ये आपका यहाँ पे सल्फ़र लिया उन्होंने, मैंने कॉपर लिखा था, तो कॉपर या सल्फ़र कुछ लो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉपर या सल्फ़र दोनों चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। आयरन फिलिंग्स ली जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। इन दोनों का ये मिक्सचर है, आयरन प्लस सल्फ़र। हमने उसके ऊपर हॉर्सशू मैग्नेट रखा और पूरे जो आयरन थे वो मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिए, और फिर हमारे पास क्या बचा, अकेला सल्फ़र या कॉपर, ठीक है। इसी मेथड के थ्रू, इस मेथड को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसी मेथड के थ्रू हम ऐसे सेपरेशन टेक प्लेस कर सकते हैं। सो नाउ गाइज वी गो टू द अनदर थिंग, दैट इज हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस कैम्फर या फिर सॉल्ट प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप समझो कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड कैसी चीज़ें हैं जो सब्लिमेशन शो करती हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? नाउ आई टेल यू। वी नो कैम्फर एंड NH4Cl। अब NH4Cl ऐसा लिख के भी आ सकता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड ऐसा लिख के भी आ सकता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इन दोनों को अगर आप हीट करोगे तो ये दोनों सॉलिड हैं, और हीट करने पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गाइस, मैंने ये चीज़ आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर एक सॉलिड हीट करने पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। मतलब ये दोनों अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, दे बोथ अंडरगो सब्लिमेशन। तो अगर हमारे पास एक सॉल्ट है और कैम्फर है, या फिर सॉल्ट है और NH4Cl है, तो हम बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इन दोनों चीज़ को अलग कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है मैं वो समझाती हूँ। इस प्रोसेस का नाम होगा सब्लिमेशन। टू सेपरेट अ मिक्सचर, लिसन दिस, टू सेपरेट अ मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर सेपरेट करने के लिए जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करता हो और दूसरा सब्सटेंस सब्लिमेशन ना शो करता हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। हम कुछ नहीं करते हैं, ये आपके पास, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम। हम पूरा मिक्सचर इस कोन में लिया, ऊपर हमने कॉटन प्लग से उसको कवर कर दिया है। ये मिक्सचर लिया है और ये बर्नर है, ठीक है। तो क्या किया हमने, बर्नर को ऑन किया,
तो वो जो आपका कैम्फर था, मान लो कैम्फर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो आपने हीट करना चालू किया, तो वो हीट करा आपने, तो क्या हुआ कि वो कैम्फर उड़ा, कैम्फर उड़ के गैस में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो ऊपर उसका वेपर जाने लगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर कॉटन प्लग लगा था, वो बाहर नहीं जा पाया, और हीट मिलने से यहाँ जो उसका ये जो आपको कोन का आधा पार्ट दिख रहा है ना, ये वी शेप, वहाँ पे वो जमा हो गया और सॉलिड बन गया। तो सबसे पहले तो जो कैम्फर था वो गैस में कन्वर्ट हुआ, और फिर क्योंकि वो बाहर गैस नहीं निकल पाई, तो वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट होके जो ऊपर वो कोन का पार्ट है ना, उसी में सॉलिड बन के वो चिपक गया, ठीक है। इसी तरह से हमने सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर लिया, और सेम प्रोसेस से आप NH4Cl और सॉल्ट को भी अलग कर सकते हो। ओके गाइज, दिस इज़ द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज सब्लिमेशन। कैसे होता है मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, डायग्राम दिखा दिया, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, इन केस आ गया तो बनना चाहिए। ऑल्सो आपको अगर लिखना है एग्जाम में तो ये लाइन लिखना, जो ये थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, that to separate a mixture that contains a sublimable volatile compound and a non-sublimable volatile compound, we use the process of sublimation, and what is that process I have told you, ठीक है। ऐसा ये प्रोसेस होता है। अब मैंने पूरी NCERT देखी, मैंने उसमें देखे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं। तो जो एग्जाम्पलर होते हैं या जो टॉपिक ख़त्म होने पे अपन को क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन मिले, और एक्सरसाइज में से कुछ 2-3 क्वेश्चन मिले हैं जो मुझे लगा आर इम्पॉर्टेंट कि आपको आंसर करते आना चाहिए। सो आई हैव टेकन दोज क्वेश्चंस इन वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन तो मतलब आपको यही पूछा जाएगा कि एक कंडीशन दे दी होगी और बोलेंगे कि बताओ इस चीज़ को हम किस मेथड से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला था कि अगर आपको बटर को कर्ड में से सेपरेट करना हो, बटर को कर्ड में से सेपरेट करना हो, तो गाइज़ ये तो सिमिलर है जैसे हमने मिल्क को क्रीम में से सेपरेट किया था उससे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए वी विल यूज़ द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, और हमने ये भी यहाँ पे मेंशन किया है कि उसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ that the denser particles are forced to the bottom, lighter stays at the top, and we spoon that when they are spoon rapidly. ज़्यादा तेज़ तेज़ घूलने से, चलाने से ये दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो फिर हम इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज़ करते हैं। आपको भी ऐसे ही आंसर करके आना है, मेथड लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, दोनों के मार्क्स हैं। अगर छोटे मार्क्स का है, कम मार्क्स का है तो इतना लिखो, ज़्यादा मार्क्स का है तो क्या मेथड का प्रोसीजर है वो भी लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके NCERT में है। तो क्वेश्चन ये है कि आप कैम्फर और सॉल्ट को कैसे अलग करोगे। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, फिर हमने ये भी लिखा है, मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ द थर्ड इज़ एक्सरसाइज में मुझे ये क्वेश्चंस मिले थे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में सबसे पहला था ऑयल और वाटर को आप कैसे सेपरेट करोगे। तो मैंने अभी आपको सेपरेटिंग फ़नल से उसको करके दिखाया। तो आप सेपरेटिंग फ़नल लिखोगे, फिर वो चीज़ भी मेंशन करना कि एक नॉन वोलेटाइल, मतलब ये इमिसिबल लिक्विड वाला प्रिंसिपल वो मेंशन करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर अगर आपको चाय पत्ती को चाय में से सेपरेट करना हो, तो ये तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हो। अगर आपको चाय पत्ती को चाय में से सेपरेट करना होगा तो क्या करोगे, एक छन्नी लगाओगे और सेपरेट आउट हो जाएगा, राइट। सो वी विल यूज़ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो प्रोसेसेस कॉमन सेंस के बेसिस पे पूछे गए हैं। जैसे कि अगला, आयरन पिल्स को सैंड में से सेपरेट करना है। तो जैसे ही नाम आता है आयरन, आपको पता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे फोर्थ चीज़ की, अगर आपको आपका जो गेहूं है उसमें से कंकड़ निकालने हैं, है ना, तो हम बोलते ही ऐसे हिंदी में कि कंकड़ बीनना है, बीनना यानी हैंड पिकिंग। सो वी विल यूज़ द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग ओवर हियर। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे।
और आई थिंक सिर्फ नेम द प्रोसेस था, तो सिर्फ आपको नाम ही लिखना था प्रोसेस का। अब क्वेश्चन है, ओके सो दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस गाइस। इसमें बोला है कि आप मुझे स्टेप बताइए चाय बनाने के, कि चाय कैसे बनाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, और आपको कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। सॉल्यूशन यूज़ करना है, सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल, सॉल्यूट, फिल्ट्रेट और रेसिडुअल। ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके आपको उस मेथड को लिखना है। तो देखो कैसे होता है ये मेथड। स्टेप नंबर 1, आपको ज़्यादा अमाउंट में पानी लेना है, क्योंकि हमने पानी को ज़्यादा अमाउंट में लिया तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। फिर उसको थोड़ी देर के लिए आपको उसको बॉईल करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब आप उसमें शक्कर, चाय पत्ती और दूध कम कम अमाउंट में डालोगे, ओके। तो ये चीज़ें क्योंकि कम कम अमाउंट में डाली हैं तो वो क्या बन गई, सॉल्यूट। वाटर क्या था, सॉल्वेंट। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सॉल्यूट। अब आप क्या करोगे कि अब आप उसको फिर से बॉईल करोगे। अब चाय पत्ती और ये सब डाल दिया है तो आप उसको बॉईल करोगे। बॉईल करने के बाद क्या होगा कि जो शक्कर है वो घुल जाएगी, ठीक है। शक्कर घुल गई है इसलिए वो सॉल्युबल थी, तो हम वो भी मेंशन करेंगे, द शुगर वॉज सॉल्युबल इन वाटर, तो वो हमने किया। उसके बाद आप छन्नी से उस चाय को छान लोगे, यानी कि यू विल फिल्टर आउट द सॉल्यूशन, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन कप। जो फिल्टर होके आया उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो कप में आप चाय निकाल लोगे। टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती इनसॉल्युबल थी तो उनको आप अलग कर लोगे। द इनसॉल्युबल टी लीव्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज रेसिडुअल। तो जो इनसॉल्युबल टी लीव्स थी, जो घुली नहीं, वो क्या है, हमारा बचा हुआ रेसिडुअल है। तो इन 4 स्टेप से आप इस आंसर को कर सकते हो। एंड प्लीज़ आप अगर अभी देख रहे हो तो इसको नोट आउट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। सो विद दिस गाइज, this is all for the today's video. I will make the second part of this video and upload it. Till then, if you like my video, do subscribe to the channel, do hit the like button and do comment about the video. Also do attend the quiz and you can follow me on Instagram, there is my page. And if you have any doubt related to any video or this video, do comment guys. Till then, bye, all the best and keep learning. Thank you everyone.